हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू ऑल? सो जैसा कि आपको पता है कि वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 2 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड many topics of this chapter. So today we again recall all the topic and further continue the next topic. Okay, so let's start. So we have done the domestic territory. What is the domestic territory? Domestic territory means the political frontier of the country, national income, accounting, it is used for wider size. ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये टॉपिक डोमेस्टिक टेरिटरी. इसके बाद वी हैव डन द सिटीजनशिप एंड रेजिडेंस. क्या डिफरेंस है सिटीजनशिप एंड रेजिडेंस में? फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम आई आल्सो डन. देन वी हैव डन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. वहां तक हमने कवर कर लिया था. इसके बाद आज पढ़ेंगे कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड्स. क्या होते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम. तो कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं? these goods satisfy the human wants directly. So such goods have direct demand. Directly means हमें किसी गुड्स की जरूरत है, हमें भूख लगी, हम बाहर से ब्रेड परचेज करके लाए, उसका डायरेक्ट कंजम्पशन कर लिया. मीन्स हमने उसकी डायरेक्ट डिमांड की. हमें पेन की रिक्वायरमेंट है, राइट? मार्केट से पेन लेकर आए और उसे राइटिंग वर्क के लिए यूज कर लिया. हमारी जो सेटिस्फेक्शन थी डायरेक्टली सेटिस्फाई होगी. तो दीज गुड्स आर डायरेक्ट सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, राइट? एंड कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? हमारी जो सेटिस्फेक्शन को जो है, हमारी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करते, इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्रोड्यूसर है, वो शूज का प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चर करता है शूज का, राइट? तो उसको बनाने के लिए, शूज को बनाने के लिए वो अपनी फॉर्म में क्या लेके आएगा? मशीनरी. ठीक है, मशीनरी की हेल्प से वो शूज का प्रोडक्शन करेगा. तो इट मीन्स मशीनरी क्या है? उसके लिए इनडायरेक्टली डिमांड है. सॉरी, हाँ, इनडायरेक्ट डिमांड है मशीन की, जिसे हम बोलते हैं डिराइव डिमांड, कि जो कि हमारी जो है वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं कर रही, इनडायरेक्टली सेटिस्फाई कर रही है. ठीक है, जब मशीनरी की हेल्प से शूज का प्रोडक्शन होगा तो फिर वो शूज को हम परचेज करेंगे, हमारी जो है वांट्स सेटिस्फाई होगी. इज दैट क्लियर? सेकंड देखो, दे डू नॉट प्रमोट द प्रोडक्शन कैपेसिटी. अब ब्रेड बटर पेन, इसी क्या है, हमें डायरेक्ट कंजम्पशन कर सकते हैं, ये हमारे प्रोडक्शन को और इंक्रीज नहीं करते. बट दूसरी तरफ देखो, कैपिटल गुड्स लाइक जैसे प्लांट एंड मशीनरी, ये हमारे प्रोडक्शन को कैपेसिटी को और एनहेंस करते हैं. ठीक है, मशीनरी की हेल्प से हम नंबर ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे. प्लांट यानी बिल्डिंग, फैक्ट्री, जहां पर हमने अपना बिजनेस सेटअप किया, तो ये जो है हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं. बट जो कंजम्पशन गुड्स हैं, दे ओनली डायरेक्टली सेटिस्फाई अवर ह्यूमन वांट्स, ये प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूशन नहीं करते. नेक्स्ट देखो, मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन गुड्स हैव लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ. कंजम्पशन गुड्स को बेसिकली हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जैसे ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल. ड्यूरेबल गुड्स मतलब जिनका लाइफ स्पैन जो है थोड़ा 5 साल 10 साल तक का होता है, तो उन्हें बोला जाता है ड्यूरेबल गुड्स, जैसे टीवी एंड रेफ्रिजरेटर. इज दैट क्लियर? उसके बाद देखो सेमी ड्यूरेबल गुड्स, थोड़ा सा ड्यूरेबल गुड्स से जिनका लाइफ स्पैन कम होता है, जैसे क्लोथ्स एंड शूज, 6 महीने में साल भर में फट जाते हैं, हम जिसे लेते हैं. ठीक है, इसके बाद नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं जो कि जल्दी ही खराब हो जाती है 1 या 2 दिन के अंदर, जैसे मिल्क एंड वेजिटेबल, ज्यादा से ज्यादा 1 वीक. वेजिटेबल्स को हम 1 वीक तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में, इससे ज्यादा नहीं, राइट? तो कंजम्पशन गुड्स का जो लाइफ स्पैन है वो बहुत कम होता है, जबकि कंपैरेटिवली कैपिटल गुड्स के, क्योंकि कैपिटल गुड्स का जो लाइफ स्पैन है मोर देन 1 ईयर, लाइक जैसे मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग्स, क्लियर, इनका लाइफ टाइम बहुत ज्यादा होता है, 1 ईयर से ज्यादा, 5 10 साल 15 साल भी चला सकते हैं. So this is the basic difference between consumption good and capital goods. The next है gross investment and net investment. What do you mean by gross? Gross यानी total.
क्या होता है, इट इज एडिशन टू दी स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, राइट। इट कंसिस्ट फिक्स एसेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक, मींस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर हम डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड करते हैं। बट डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन मींस जैसे कि सपोज आई परचेज आईफोन, ठीक है, मैंने आईफोन परचेज किया 1 लाख रुपीज का। अब इसको मैंने 2 या 3 महीने इसका यूज किया, क्या इसकी वैल्यू 1 लाख ही रहेगी? नहीं, इसकी वैल्यू में रिडक्शन आएगा, तो इसी वैल्यू की रिडक्शन को बोला जाता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। जब किसी भी गुड्स का हम यूज करते हैं तो उसकी जो वैल्यू में कमी आती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। बट क्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर हम डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। फिक्स एसेट एंड अनसोल्ड स्टॉक, सपोज मैंने 1000 शूज का मैन्युफैक्चर किया, बट एट द एंड ऑफ द ईयर 900 शूज बिक गए और 100 शूज रह गए, तो वो 100 शूज को भी हम अपनी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर इंक्लूड करेंगे। आफ्टर दैट नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, द एक्चुअल एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड। अब जैसे कि 1 लाख का मैंने मोबाइल लिया था, तो आफ्टर 3 मंथ इसकी जो वैल्यू है 70,000 रह गया, तो नेट इन्वेस्टमेंट कितनी है, 70,000। एग्जैक्टली, इसके अंदर हम डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। इज इट क्लियर? अब देखो डेप्रिसिएशन क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन है, वैसे आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, इट रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू द नॉर्मल वियर एंड टियर, ठीक है। फिक्स एसेट जैसे मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, कार, गाड़ी, ठीक है, दीज आर द फिक्स एसेट्स, क्योंकि इनका कंटिन्यू हम अगर यूज करेंगे, ठीक है, आप अपनी फैक्ट्री में मशीन लेकर आए हैं या फिर कार लेकर कोई गाड़ी परचेज किया हमने, उससे हम उसको हमने अपने बिजनेस में लगा दिया और पैसा कमाने के पर्पज से, तो उस टाइम पीरियड 5 साल 10 साल बाद क्या हो, उसकी जो है एफिशिएंसी लेवल कम हो जाएगी, ठीक है। मशीनरी ज्यादा जब नई थी तो एक दिन में 500 गुड्स का प्रोडक्शन करती थी, जैसे जैसे उसको उसका टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, टाइम बीतता जाएगा, तो उसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। और क्या रीजन है हमारी जो फिक्स एसेट्स में की वैल्यू में कमी क्यों आती है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ठीक है, जैसे टूट फूट आ गया, गिरावट आ गया, कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज डैमेज हो जाती है, नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से एकदम डिस्ट्रॉय हो जाती है, एग्जैक्टली। तो ये सब रीजन है कि हमारी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है। The concept of depreciation is very important to difference between gross value and the net value. Is it clear? Gross include the depreciation, net exclude the depreciation. जब भी हम gross निकालेंगे, gross यानी total, इसमें depreciation को include करेंगे, जबकि net के अंदर depreciation को minus करेंगे। तो this is a formula, gross investment. Gross value equal to net value plus depreciation. Now, next है difference between the depreciation and the capital loss. दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा, इसमें क्या है, फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन आता है, ठीक है। अगर 1 लाख का मोबाइल था तो 70,000 का रह गया, ठीक है। अगर हमने 5 लाख की मशीन परचेज की थी तो आज उसकी 10 साल बाद उसकी वैल्यू 2-2.5 लाख रहेगी, ओके। दिस इज अ डेप्रिसिएशन, मतलब उसकी वैल्यू में कमी आना। तो कैपिटल लॉस क्या होता है, it refers to the loss in the value of the fixed asset due to the unforeseen obsolescence. Unforeseen obsolescence, natural calamities and theft. Unforeseen obsolescence मतलब कुछ ऐसे रीजंस की वजह से कुछ ऐसा एक्सीडेंटल हैपन हो जाता है जिसका हमने कभी सोचा नहीं था, जैसे कि फैक्ट्री में आग लग जाना, जिसकी वजह से सारी एसेट्स जलकर राख हो गई, डैमेज हो गई, राइट। एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई, नेचुरल कैलेमिटीज, भूकंप आ गया, या हमारी मशीनरी चोरी हो गई, तो ये क्या हुआ, कैपिटल लॉस। यहाँ पर हमारी कैपिटल पूरी तरीके से खत्म हो गई, कैपिटल लॉस। डेप्रिसिएशन के अंदर क्या होता है, हमारी जो है फिक्स एसेट्स पूरी तरीके से डैमेज नहीं होती है, उसकी जस्ट थोड़ा बहुत उसके अंदर
मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, रिपेयरमेंट की जरूरत होती है, वैल्यू में रिडक्शन आ जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रोविजन इज फॉर रिप्लेसमेंट ऑन हैज इट इज एन एक्सपेक्टेड लॉस। यहाँ पर देखो रिप्लेसमेंट का प्रोविजन है, राइट, देयर इज अ provision is replacement, but no such provision is made in case of capital loss as it is an unexpected loss। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि कुछ समय बाद जो है हमारी मशीनरी में डैमेज आएगा, तो हम क्या करते हैं, पहले से ही कुछ अमाउंट जो है अपने बिजनेस में जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से कुछ पैसा एक अलग अकाउंट में निकाल देते हैं, सेव करके रखते हैं, ताकि इन फ्यूचर हमारी मशीनरी में जो भी कुछ लॉस होगा तो उसको हम रिकवर कर सके उस मनी की हेल्प से। प्रोविजन इज फॉर रिप्लेसमेंट या फिर नई परचेज कर सके। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड होता है, अचानक आग लग जाए, हमें नहीं पता था कि हमारी फैक्ट्री में आग लग जाएगी, इसकी वजह से हमारी जो कैपिटल है पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगी, ये अनएक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे प्रोविजन रिप्लेसमेंट का कोई प्रोविजन नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, इट डजंट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस। इससे क्या होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर नहीं होता, क्योंकि हमें पता है, हम पहले से प्री प्लान है कि कुछ समय बाद जो है इसकी मशीनरी की एफिशिएंसी लेवल कम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं कि एकदम रुक जाएगा। इज दैट क्लियर? हम पहले से प्री प्लान होते हैं, उसकी रिपेयर करेंगे, उसकी रिपेयर करवा देंगे। बट यहाँ पर क्या होता है, इट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस। यहाँ पे जब हमारी मशीनरी ही चोरी होगी या उसको आग लगने से पूरी तरीके से डैमेज होगी, तो यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस क्या हो जाती है, हैम्पर हो जाती है, यानी बंद हो जाती है, रुक जाती है। नेक्स्ट देखो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देखो दो तरीके के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अब यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, net indirect tax refers to the difference between indirect tax and subsidies। यानी indirect tax में से जब हम subsidies को माइनस कर देंगे, we get the net indirect tax। अब indirect tax क्या होता है, indirect tax refers to those tax which are imposed by the government on production and sale of goods and services। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, और कब लगाती है, जब भी गुड्स का मैन्युफैक्चर किया जाता है या फिर उसे सेल किया जाता है। ठीक है, एक प्रोड्यूसर जब गुड्स बनाता है तो उसे इनडायरेक्ट टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को। फिर जब उसी गुड्स को सेल आउट करते हैं, होलसेलर सेल करते हैं और लेवल पर, तो गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी है, क्योंकि अब क्या है कि सारी ऑल टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके एक नया टैक्स गवर्नमेंट लॉन्च कर दिया है, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट देखो सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या होती है, सब्सिडीज एक तरीके की इकोनॉमिक असिस्टेंस यानी इकोनॉमिक हेल्प होती है, जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, किसको, प्रोड्यूसर्स को, राइट। फाइनेंशियल हेल्प जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है प्रोड्यूसर्स को एंड हाउस होल्ड को भी, विद द मोटिव ऑफ जनरल वेलफेयर। ठीक है, किस लिए प्रोवाइड करती है, जनरल वेलफेयर के लिए। फॉर एग्जाम्पल एलपीजी सिलेंडर इज सोल्ड एट सब्सिडाइज्ड रेट। ठीक है, एलपीजी सिलेंडर पे सब्सिडीज आती है। सब्सिडी से क्या होता है कि पर्टिकुलर गुड्स का प्राइस कम हो जाता है और कंज्यूमर्स को वो सस्ती मिलती है। प्रोड्यूसर को अगर सब्सिडीज देगी गवर्नमेंट, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, आगे उसी चीज को कम रेट पर बेचेगा, तो इससे कंज्यूमर को भी फायदा होगा। मेन मोटिव क्या होता है इसका, जस्ट सोशल वेलफेयर। ओके, दिस इज द सब्सिडीज। नेक्स्ट देखो, फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस। क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस। देखो फैक्टर कॉस्ट यानी इट रेफर्स टू द अमाउंट पे टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, राइट। फैक्टर कॉस्ट मींस सपोज मैंने एक चेयर का मैन्युफैक्चर किया है, तो वो चेयर को बनाने में मेरी जो कॉस्ट आई है, राइट, उस चेयर को बनाने में जिन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब जिन चीजों ने मेरी हेल्प की है, कंट्रीब्यूशन किया है उस चेयर को बनाने में, दैट इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, किसी गुड्स को बनाने में जो खर्चा आता है उसे बोला जाता है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, जैसे एक चेयर बनाई जिसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्टिंग क्या है, 500 रुपीज, तो दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट।
तो मार्केट प्राइस क्या होता है? 500 रुपीज की चेयर है, क्या हम उसको मार्केट में 500 रुपीज की ही सेल आउट कर देंगे? नहीं। अगर एक प्रोड्यूसर को चेयर को बनाने में 500 रुपीज की कॉस्टिंग आ रही है तो उसमें वो अपना मार्जिन भी रखेगा। देन उसके बाद उससे जो टैक्स पे करना होगा गवर्नमेंट को, सेलिंग के टाइम पे हम देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, तो उसको उसको भी वो उसी में से निकालेगा। तो 500 उसने उस चेयर की प्राइस क्या रखा? 540, यानी 500 की कॉस्टिंग एक्चुअल कॉस्टिंग थी 40 रुपीज, उसमें 20 रुपीज अपना मार्जिन रखा एंड 20 रुपीज टैक्स जो कि गवर्नमेंट को पे करना है। तो नाउ अब क्या है, मार्केट में कितना प्राइस हुआ उस चेयर का? 540। तो दिस इज कॉल्ड market price. Market price means the price in which the particular good is ready to sell in markets. Okay? तो मार्केट प्राइस के अंदर क्या करते हैं? इंक्लूड द इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड एक्सक्लूड द सब्सिडी। मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या है? फैक्टर कॉस्ट, ये कॉस्ट आई है प्लस इनडायरेक्ट टैक्स जो कि हमें गवर्नमेंट को देना है माइनस सब्सिडीज। This is the basic difference between factor cost and market price. Now, NFIA, Net Factor Income from Abroad, ये क्या है? जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें NFIA का बहुत ही रोल है, क्योंकि NFIA को हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। अब NFIA होता क्या है? It refers difference between factor income received from the rest of the world and the factor income paid to the rest of the world. What does it means? Means कि जो भी इनकम हमारी रेजिडेंस ने बाहर रहकर अर्न की है, बाहर यानी फॉरेन कंट्री में रहकर अर्न की है, उसमें से माइनस कर देंगे वो इनकम जो कि एनआरआई यानी फॉरेनर्स हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रहकर अर्न कर रहे हैं, वो अपनी कंट्री में ले जा रहे हैं, तो उसी इनकम को माइनस कर देंगे। ठीक है, किसमें से? जो इनकम हमारे रेजिडेंट बाहर से लेकर आए उसमें से माइनस कर देंगे जो हमारी कंट्री से अपने कंट्री में लेके जा रहे हैं। तो उनका डिफरेंस ही क्या रहता है? NFIA। ओके, नेक्स्ट देखो NFIA, the factor income earned from abroad minus factor income paid abroad. Factor income from abroad. Factor income from abroad means कि जो इनकम हमारे रेजिडेंट्स ने बाहर रहकर अर्न की है, एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब हुआ कि द इनकम दैट इज paid to the normal residents of the other countries for their factor service, यानी बाहर के एनआरआई हमारी कंट्री में रहकर पैसा जो अर्न करते हैं अपनी कंट्री में ले जाते हैं, उसी को बोला जाता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम में वी इंक्लूड द डोमेस्टिक इनकम, मीन्स द इनकम दैट इज earned by our normal residents in domestic territory। ठीक है, हमने पढ़ा था नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं और डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। तो नेशनल इनकम के अंदर वही इनकम इंक्लूड करेंगे जो कि नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न की है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, प्लस NFIA मीन्स फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जो इनकम आई है बाहर से उसमें से माइनस कर देंगे जो इनकम हमारे यहां से बाहर गई, देन वी गेट द नेशनल इनकम। ओके, नाउ देखो कंपोनेंट्स ऑफ NFIA के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन सी इनकम को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट है नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज में क्या आता है? इसके अंदर इट रेफर टू डिफरेंस बिटवीन द इनकम फ्रॉम worker received, not a work, it's the worker. Income from worker received by residents worker living abroad for less than. Sorry, work here. Sorry. Means कि जो हमारे वर्कर बाहर रह रहे हैं उन्होंने वेजेस और सैलरी की फॉर्म में जो भी इनकम रिसीव की है उसमें से माइनस कर देंगे
वो इनकम जो कि नॉन रेजिडेंट वर्कर staying within the domestic territory of the country for less than 1 year. Is that clear? Net income from property and entrepreneurs means हमारी प्रॉपर्टी जो बाहर है, मीन्स हमने हाँ बिल्डिंग देखी रेंट पर उसको लगा दी, तो उससे हमें क्या मिलेगा? किराया। ऐसा हमने बाहर इन्वेस्टमेंट किया, किसी को उधार दिया, तो हमें उससे क्या मिलेगा? कैपिटल इंटरेस्ट। ठीक है। एंड थर्ड है डिविडेंड। हमारी कोई कंपनी रन कर रही है फॉरेन कंट्री में, तो उस कंपनी की जो इनकम होती है, कंपनी की जो मतलब प्रॉफिट होता है, उसे बोलते हैं डिविडेंड। तो रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड के फॉर्म में जो पैसा हमारी कंट्री में बाहर से आ रहा है, राइट, उसमें से वो पैसा जो कि रेंट, कैपिटल एंड डिविडेंड के फॉर्म में हमारी कंट्री से बाहर जा रहा है, क्योंकि अगर हमने पैसा बाहर इन्वेस्टमेंट किया है तो बाहर के फॉरेन में भी तो फॉरनर्स ने भी तो हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्टमेंट किया होगा। ठीक है, उनकी कंपनीज है जो यहाँ पे चल रही है, ठीक है, वो उन्हें जो प्रॉफिट होता है डिविडेंड के फॉर्म में सब अपनी कंट्री में लेकर जाते हैं, राइट। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर रेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड के फॉर्म में जो सैलरीज मिलती है उसको हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट देखो नेट रिटेन अर्निंग। नेट रिटेन अर्निंग क्या होती है? ये जो होता है एक कंपनीज की इनकम होती है नेट रिटेन अर्निंग, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स पे करने के बाद जो पैसा बचता है कंपनी के पास, उसे बोला जाता है नेट रिटेन अर्निंग। It refers the difference between retained earning of the resident company located abroad and retained earning of non-resident company located within the domestic territory of the country. Exactly. सबको पैसा देने के बाद डायरेक्ट टैक्स पे करने के बाद जो कुछ पैसा जो है कंपनी अपने एक अकाउंट में बचा कर रखती है रिटेन अर्निंग के फॉर्म में, सेविंग के फॉर्म में, उसी बोला रिटेन अर्निंग। तो एनएफआई के क्या कंपोनेंट में? फर्स्ट नेट कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉइज, सेकंड नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, द थर्ड इज रिटेन अर्निंग। इन सबको मिला के क्या बनता है? एनएफआई। सो दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। तो वी हैव कवर्ड ऑल द चैप्टर। ओके, सो गाइज प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट मी आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं। ये नोट्स की फॉर्म में मैंने पूरा चैप्टर तैयार करके मैं इसको अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे। आप ये नोट्स को अपनी कॉपीज में राइट डाउन कर सकते हैं फॉर योर एग्जाम। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।